हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। अपकमिंग प्रीलिम्स 2021 के लिए करीब 6-7 महीने रह गए हैं। 2020 के प्रीलिम्स में सीसैट ने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को तंग किया था। यूपीएससी सीसैट के टफनेस लेवल को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है और ये हमारी ड्यूटी है टाइम रहते हुए हम सीसैट को भी प्रैक्टिस में लेके आए। एज ऑफ नाउ अभी क्योंकि काफी टाइम है प्रीलिम्स होने में, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि अभी से थोड़ा थोड़ा समय सीसैट को देना शुरू कर दें। इसी बेसिस पे हम लोगों ने सीरीज भी स्टार्ट करी है जहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो आप लोग सीसैट प्रैक्टिस करते टाइम इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट रहेगा परसेंटेजेस के ऊपर। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन की मदद से वो होगा वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। Alright, let's move towards the first concept. Let's read out the first question. A reduction of ₹2 per kg enables a man to buy 4 kgs of more sugar at ₹16. What is the original price of 1 kg of sugar? बात हो रही है यहाँ पे चीनी की। जैसा कि हमने रिपीटेडली आप लोगों को बताया है, अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग ये निकाल पाते हैं कि इसमें कांस्टेंट क्या है तो क्वेश्चन की आधी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके होते हैं। क्या इस क्वेश्चन में कुछ चीज कांस्टेंट है जिसके अराउंड चेंजेस हो रहे हो बट वो वैल्यू चेंज ना हो रही हो? इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बात हो रही है शुगर की। शुगर यानी चीनी। चीनी का कुछ प्राइस था यानी ₹X पर केजी, और एक इंसान है जो शुगर पे सिर्फ ₹16 ही खर्च करता है एक महीने में। जब ₹X पर केजी का प्राइस था शुगर का तब ₹16 खर्च करता था। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है शुगर की प्राइस में से ₹2 कम हो गए हैं। जो भी शुगर की प्राइस थी जो हमने X मानी उसमें से अब ₹2 पर केजी कम हो गया है, लेकिन अभी भी वो ₹16 ही खर्च करेगा शुगर के ऊपर। जाहिर सी बात है, अगर ₹2 पर केजी कम हो गए हैं तो ₹16 में पहले के मुकाबले वो ज्यादा शुगर खरीद पाएगा। ये काम यहाँ पे क्वेश्चन ने हमारा आसान कर दिया है। कितनी ज्यादा खरीद पाएगा ये क्लियरली मेंशन करा गया है क्वेश्चन में। पहले के मुकाबले वो 4 केजी एक्स्ट्रा शुगर खरीद पा रहा है क्योंकि अब शुगर की प्राइस ₹2 पर केजी से नीचे आ चुकी है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है ओरिजिनल प्राइस शुगर की क्या थी। इसका मतलब है X जो हमने इनिशियली ओरिजिनल प्राइस मानी थी शुगर की वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये है कि जो ओवरऑल खर्चा शुगर के ऊपर हो रहा है वो है ₹16। अब यहीं से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें एंगेज होके उल्टी सीधी चीजें आपको नहीं सोचनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो हमने ओरिजिनल प्राइस को X मान लिया। एकदम बिल्कुल बेसिक स्टेप से करेंगे। और अब वो खर्चा कितना कर रहा है खरीदने में? वो ₹16 खर्च कर रहा है, और ₹16 में X रुपए पर केजी के हिसाब से कितनी शुगर को खरीद पाएगा? 16/X। इसको ऐसे समझिए, अगर आपके पास ₹100 है और आपको ₹100 की मैगी खरीदनी है और एक मैगी आती है ₹10 की, तो ₹100 में कितनी मैगी खरीद पाएंगे? 100 डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से निकल के आया 10 मैगी। इसी तरह आपने ओरिजिनल प्राइस 1 किलो की मानी X, ₹16 उस चीज पे खर्च करने हैं। ₹16 में कितनी आएंगी? 16/X। क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड कंडीशन ये थी पर केजी प्राइस जो शुगर की है उसमें से ₹2 कम हो गए हैं। इनिशियल प्राइस X थी, उसमें से ₹2 पर केजी कम हो गया है, तो न्यू प्राइस क्या हुई? X - 2। X में से ₹2 हमने कम कर दिए। अब क्वेश्चन में कांस्टेंट था उस इंसान का खर्चा जो वो शुगर के ऊपर कर रहा है, जो अभी भी ₹16 ही है। नई प्राइस है X - 2, खर्चा हो रहा है अभी भी ₹16। अब इस ₹16 में कितनी क्वांटिटी ऑफ शुगर खरीदी जाएगी? फिर से 16/X - 2। पहले कितनी क्वांटिटी खरीदी जाती थी? 16/X। अब कितनी खरीदी जाएगी जब प्राइस कम हो गई है? 16/X - 2। तो अगर एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों क्वांटिटीज में से ज्यादा क्वांटिटी क्या होगी? जाहिर सी बात है ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्यों? रीजन इसका ये है क्योंकि ₹16 में अब वो ज्यादा शुगर खरीद पाएगा क्योंकि 1 केजी शुगर की प्राइस कम हो चुकी है। तो दिस क्वांटिटी ऑफ शुगर विल बी मोर देन द प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ शुगर, दैट इज 16/X। ऑलराइट। दोस्तों, अब जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसी कंडीशन को यूज करके हम लोग अपनी इक्वेशन ड्राफ्ट करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है शुगर की प्राइस कम होने की वजह से अब ₹16 में 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा शुगर ये बंदा खरीद सकता है। इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए जो न्यू क्वांटिटी होगी उसमें से अगर हम ओल्ड क्वांटिटी माइनस कर दें तो उसका डिफरेंस 4 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अब वो 4 किलोग्राम ज्यादा शुगर खरीद पा रहा है ₹16 के बजट में। न्यू क्वांटिटी कितनी हुई? 16/X - 2, क्योंकि X में से ₹2 पर केजी कम हो गए हैं, माइनस पुरानी क्वांटिटी की प्राइस हमने X मानी और ₹16 में कितने X आएंगे? 16/X, दैट इज इक्वल टू 4।
तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस टू और फिर इसका न्यूमरेटर हम लोग बना लेंगे 16x माइनस 16 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस टू ब्रैकेट क्लोज अपॉन x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आएगा। दिस ऑल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ से 4 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में अंदर बचा x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2x। इस x से x कट जाएगा। इस इक्वेशन को रिफ्रेश करेंगे, इक्वेशन निकल के आएगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के प्रोसेस से सॉल्व जब करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकल के आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 या x इज इक्वल टू 4। अब नेगेटिव वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग डिक्लाइन कर देंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 जो निकल के आया, दिस इज आवर आंसर। x क्या था? इनिशियल वैल्यू शुगर की। तो शुरू में शुगर की प्राइस क्या थी? 4 रुपए पर केजी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। दोस्तों अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। दिस इज रिलेटेड टू वेन डायग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको रीड करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, while 3 of them can read neither of these two languages. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, find the number of people who can read exactly one language. अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए, क्वेश्चन में बोला गया है 15 लोगों का ग्रुप है, 15 में से 7 तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ये हो गए फ्रेंच वाले, जितने लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं। 8 कैन रीड इंग्लिश, 8 लोग वो हैं जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इन 15 लोगों में 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज रीड नहीं कर सकते। तो 15 में से 3 तो हम एज इट इज निकाल देंगे, इनका कोई रोल नहीं। हमारे वेन डायग्राम में जो काउंट बनेगा वो बनेगा 15 माइनस 3 यानी 12 लोगों का। अब ये 12 लोग आपस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सेट्स में, वो हम लोग फिगर बना के फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे। ये बात क्लियर है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज बोलते हैं। इसका मतलब या तो वो फ्रेंच बोलते हैं या तो वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले एक मेरी छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जब आप लोग ये वीडियोस देखते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है उसको लाइक जरूर करें, उससे हमारी बैक एंड टीम का एज अ होल मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसी तरीके का हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हम लोग और भी ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज अच्छी, जरूरी नहीं सिर्फ अच्छे कमेंट करें, कोई भी चीज अगर आपको अच्छी नहीं लगती है वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट। अब क्वेश्चन में जो फैक्ट्स हमें दिए हुए हैं उसको सेग्रीगेट करेंगे। फ्रेंच लैंग्वेज रीड करने वाले लोग कितने हैं, यानी नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड फ्रेंच इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड इंग्लिश इज इक्वल टू NE which is equal to 8 as it is given in the question itself. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आई है, this is a very important point. जब आप इस तरीके से वेन डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है क्लियरली फ्रेंच इतने लोग बोलते हैं, इंग्लिश इतने लोग बोलते हैं। यहाँ पे जो एक चीज क्वेश्चन में नहीं दी गई है जो हमें निकालनी है वो ये है कि ये ऐसे कितने लोग हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। और वेन डायग्राम में ये हमारा जो बीच वाला ओवरलैपिंग पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज फ्रेंच और इंग्लिश। फ्रेंच भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर हमें और निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन करा गया था 3 ऐसे लोग हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। अब हमें एक निकालना है इंग्लिश यूनियन फ्रेंच, यानी जो लोग या तो इंग्लिश बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं या दोनों बोलते हैं, किसी भी तरीके से इस सेट का हिस्सा है, वो ऐसे कितने लोग हैं। टोटल नंबर कितना था? 15 में से 3 लोग हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। 15 में से 3 हम माइनस कर देंगे, द नंबर कम्स आउट टू बी 12। अब इस सेट में 12 ऐसे लोग होंगे जिनमें से कुछ लोग तो सिर्फ फ्रेंच बोलेंगे, कुछ लोग सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे और ये बीच वाला ओवरलैपिंग पार्ट जो दोनों लैंग्वेज बोलेंगे। आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने समझा था, अगर ये बीच का शेडेड पार्ट जो कि ओवरलैपिंग है फ्रेंच और इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के बीच में, वो अगर हम निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों तरीके के लोगों के बीच का ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। अगर व्यूअरशिप में कोई इंजीनियर है तो इस चीज से वो रिलेट कर पाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला एरिया निकालने के लिए, ओवरलैपिंग एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। E इंटरसेक्शन F का अगर नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है E intersection F is equal to number of people who speak English, that is NE, plus number of people who speak French, that is NF, minus English और French का यूनियन। English और French का यूनियन, इसका मतलब क्या था? जो लोग किसी भी तरीके से उस सेट का हिस्सा हैं, या तो वो इंग्लिश रीड कर सकते हैं, या तो वो फ्रेंच रीड कर सकते हैं, या तो वो दोनों रीड कर सकते हैं। ये हमने लास्ट स्लाइड में निकाला भी था, ये वाला कंपोनेंट। ये क्या निकल के आया था? 15 माइनस 3, क्योंकि 3 लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, दैट इज 12। इस कंपोनेंट की वैल्यू है 12। इंग्लिश रीड करने वालों की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 7, ये हम डाल देंगे। फ्रेंच रीड करने वाले की वैल्यू दी गई है, दैट इज 8, और इसमें से हम माइनस कर देंगे वो लोग दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेट
E यूनियन फ्रेंच, इंग्लिश यूनियन फ्रेंच, दैट इज 12. तो 7 + 8 - 12, 7 to the 14, 15, 15 - 12 इज इक्वल टू 3. तो ये ओवरलैपिंग पार्ट जो है इसकी वैल्यू निकल के आई 3. या हम ये बोल सकते हैं E इंटरसेक्शन F की न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आई है 3. क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, हमें ये निकालना है कितने लोग हैं एग्जैक्टली जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं. तो वो एक लैंग्वेज फ्रेंच भी हो सकती है, वो एक लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है. इसका मतलब येलो वाला शेडेड पार्ट और रेड वाला शेडेड पार्ट निकालना है हमको, बीच वाला पार्ट माइनस कर देना है. दोस्तों अगर हमें निकालना है कितने लोग सिर्फ एक लैंग्वेज बोलेंगे, तो पहले हमें निकालना होगा कितने लोग सिर्फ फ्रेंच बोलेंगे. वो निकालते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी ये पूरा सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है कि 7 लोग फ्रेंच बोलते हैं. लेकिन इस 7 में ये वाला हिस्सा भी है जो इंग्लिश भी बोलता है. इसकी वैल्यू निकल के आई थी 3. तो ऐसे लोग जो सिर्फ फ्रेंच बोलेंगे, आप 7 में से ये शेडेड पार्ट माइनस करें, इस शेडेड पार्ट की वैल्यू निकल के आई है 3. ये हुआ 4. तो ऐसे लोग जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, द नंबर इज 4. इसी तरह इंग्लिश की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में दिया गया है 8 लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इसमें वो लोग भी हैं जो फ्रेंच भी बोलते हैं, और वो यहाँ पे शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. शेडेड पोर्शन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 3. अब ऐसे वो कितने लोग हैं सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, यानी 8 - 3, इट कम्स आउट टू बी 5. तो टोटल निकाला जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं, वो होगा सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग प्लस सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग, यानी 5 + 4 इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 9. तो उसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 9 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं इस सेट में. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं. प्लीज डू शेयर योर फीडबैक. It is very much important to all of us, and I wish you all the best. Keep studying hard. Have a good day. Thank you.